नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर, जिसमें देश दुनिया और दिन भर की कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। जिसमें जिक्र होगा चीन का, पाकिस्तान का, भारत का और अमेरिका का, और कैसे भारत चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हर एक खबर आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है और चीन और पाकिस्तान घुटने टेकेंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन में है देश की सेना। पूंछ में एक बार फिर शुरू हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, राजमार्ग पर यातायात रोका गया। जी हाँ दोस्तों, जम्मू संभाग में पूंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के भाटा दूड़िया इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी है ताकि आतंकियों को भागने का मौका ना मिल सके। पूंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरनकोट में बिम्बर गली के बीच सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। गुरुवार शाम को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर जिले में 60 घंटे के भीतर दूसरा हमला किया था, जिसमें सेना के एक जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हो गए। और जिस समय हमला हुआ था उस समय सेना के 48 आरआर, 16 आरआर और एसओजी इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे। दोस्तों आपको बता दें, सैन्य प्रवक्ता ने बताया है कि गुरुवार शाम से पूंछ जिले के मेंढर में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान भारी गोलीबारी हुई, जिसमें राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और राइफलमैन योगंबर सिंह शहीद हो गए। वहीं आपको बता दें, राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी व राइफलमैन योगंबर सिंह ने अनुकरणीय साहस देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड और राइफलमैन योगंबर सिंह जिला चमोली उत्तराखंड के रहने वाले थे। देश उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि देता है और हमेशा उनको याद रखेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से सटी सीमाओं पर भारतीय सेना अलर्ट मोड में, ड्रैगन की किसी भी गतिविधि का जवाब देने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, चीन के अड़ियल रुख के कारण 13वें दौर की कोर कमांडर वार्ता में एक बार फिर लंबित मामलों का कोई समाधान नहीं निकाला जा सका। इसी बीच भारतीय पक्ष ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 समेत 5 स्थलों से सैनिकों की वापसी की रुकी हुई प्रक्रिया और देपसांग से जुड़े मामले वार्ता में उठाए, लेकिन चीनी पक्ष इससे सहमत नहीं हो सका और आगे बढ़ने की दिशा में कोई प्रस्ताव भी नहीं दे सका। दरअसल इस वार्ता में भारत ने साफ कर दिया था कि तनाव खत्म करने के लिए सभी जगहों पर पूरी तरह से सैनिकों की वापसी होनी चाहिए। इसी के साथ भारत ने हॉट स्प्रिंग इलाके से लेकर देपसांग और डेमचौक से चीन को वापस जाने को कहा, मगर चीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इससे ये स्पष्ट हो गया कि तनातनी का दौर अभी जारी रहेगा। दरअसल दोनों देशों के बीच हाल में हुई कोर कमांडर वार्ता से पहले ही चीन की हरकतों ने यह संदेश दे दिया था कि वो एलएसी पर तनाव खत्म नहीं करना चाहता है। इस वार्ता से एक सप्ताह पहले अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय इलाके में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच नोकझोंक हुई, लेकिन कमांडरों ने बातचीत करके टकराव को टाल दिया था। कुल मिलाकर सीमा विवाद को लेकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वार्ता का नाटक करता है, जबकि दूसरी तरफ अपनी ओर से घुसपैठ की घटनाओं को भी अंजाम देता है। घुसपैठ की एक हालिया घटना उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर से लगी सीमा की है। बीते दिनों इस इलाके में चीन के करीब 100 सैनिक एलएसी को पार करके 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आए और करीब 3 घंटे तक वहां रहे। ये चीनी सैनिक घोड़ों पर सवार होकर इस इलाके में आए और लौटने से पहले एक पुल तथा कुछ अन्य आधारभूत ढांचों को भी तोड़ गए। घुसपैठ की इन खबरों के बाद खुफिया एजेंसियों और प्रशासनिक अमला अलर्ट हो गया है। वैसे पहले भी चमोली जिले के बाराहोती स्थित नो मैंस लैंड में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें आती रही हैं, लेकिन इस बार मामला अत्यंत गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि चीनी सैनिक इस इलाके में आए, घूमे, सिगरेट और अन्य चीनी सामानों के रैपर भी फेंक गए। और ये भी उल्लेखनीय है कि बाराहोती में एक ऐसा चरागाह है जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बना हुआ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत एक बार फिर यूएनएचआरसी के लिए हुआ निर्वाचित। 2022 से शुरू होगा नया कार्यकाल। 3 सालों तक
करेगा सेवा। जी हाँ दोस्तों, भारत गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का या फिर यूं कहें कि UNHRC में 2022 से 24 के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है और इसने सम्मान, संवाद और सहयोग के जरिए मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखने का संकल्प लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। इससे पहले 1 महीने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया था। भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट कर लिखा कि भारत छठी बार भारी बहुमत से UNHRC के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है। भारत में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का हार्दिक आभार। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि हम सम्मान, संवाद, सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, इरिट्रिया, फिनलैंड, जाम्बिया और इसी के साथ भारत, कजाकिस्तान के समेत कई सारे ऐसे देश हैं जिनका चयन गुप्त मतदान के जरिए हुआ है। आपको बता दें 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों के लिए चुनाव किया जो जनवरी 2022 से शुरू होकर 3 साल की अवधि के लिए काम करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। NRC, पाकिस्तान, चीन और धारा 370 सब पर बोले मोहन भागवत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विजयदशमी के अवसर पर बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्यौहार है और नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सालाना सत्र पूजा उत्सव चल रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम की शुरुआत शस्त्र पूजा से की। इसके बाद भागवत ने संबोधन भी दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान, चीन, NRC, धारा 370 समेत कई अन्य मुद्दों पर बात की। RSS चीफ ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटने का अच्छा परिणाम दिख रहा है। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में NRC का भी जिक्र किया और कहा कि इसके जरिए घुसपैठियों की पहचान की जाए और घुसपैठ से जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है। मोहन भागवत ने चीन और पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साउथ चाइना सी विवाद पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की दो टूक। या दोस्तों, दक्षिण चीन सागर बीते कई सालों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर विवाद में बढ़ते तनाव पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले हैं क्षेत्रीय देशों को ही आपस में मिलकर सुलझा लेना चाहिए। ये मामला बाहरी देशों के आने से विवाद बढ़ेगा। जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने संसद के निचले सदन को भंग कर दिया है। 31 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव को लेकर संसदीय सदन को भंग किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें ये दोनों बड़ी खबरें जो कि जापान से और रूस से आ रही थी। रूस में व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आपस में ही मिलकर सुलझा लेना चाहिए मसला, वरना दूसरे देश जब इसमें आएंगे तो और ज़्यादा विवाद बढ़ जाएगा। ये दक्षिण चीन सागर को लेकर कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि डोकलाम विवाद में भूटान और चीन ने समझौते पर किया हस्ताक्षर। भारत ने दी ये प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम के समीप डोकलाम में चीन और भूटान के बीच सीमा को लेकर विवाद था। भूटान ने चीन की ओर से बनाई जा रही सड़क का विरोध किया था जिसके समर्थन में भारत भी खुलकर आ गया था। भूटान और चीन के बीच विवाद की वजह से भारत के साथ भी तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भूटान और चीन ने ये विवाद सुलझाने के लिए समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। भूटान और चीन ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत में तेजी लाने के लिए 3 चरण के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं। डोकलाम ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन की सेनाएं 73 दिन आमने सामने रही थी और तब भारत ने भूटान के दावे का समर्थन किया था। भूटान ने चीन पर उस क्षेत्र में एक सड़क का विस्तार करने का आरोप लगाया था जो उसका एरिया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक अब चीन और भूटान के बीच समझौते को लेकर भारत ने संतुलित प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए साल 1984 से बातचीत चल रही है। भारत भी इसी तरह से चीन के साथ सीमा को लेकर बातचीत कर रहा है। अरिंदम बागची ने हालांकि इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या भूटान सरकार ने भारत को इस समझौते के संबंध में जानकारी दी थी। उन्होंने लेह लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध को लेकर ये जरूर कहा कि कई जगह दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं। इससे पहले भूटान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि विदेश मंत्री एल टांडी दोरजी और चीन के उप विदेश मंत्री ने गुरुवार को सीमा को लेकर
लेकर बातचीत के लिए 3 चरण वाले रोड मैप को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भूटान के विदेश मंत्रालय ने ये उम्मीद भी जताई है कि इस रोड मैप के जरिए सीमा वार्ता सामंजस्य के साथ सफल रहेगी। गौरतलब है कि साल 2017 में डोकलाम ट्राई जंक्शन पर तनाव बढ़ गया था और एक समय तनाव इतना बढ़ गया था कि दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्ध की आशंका उत्पन्न हो गई थी। गृह मंत्री अमित शाह की पाकिस्तान को खुली चेतावनी और होंगी सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पाकिस्तान पर और सर्जिकल स्ट्राइक करने की चेतावनी दे दी है। यदि उसने अपराधों और कश्मीर में नागरिकों की हत्या को स्पॉन्सर किया तो फिर से होगा सर्जिकल स्ट्राइक। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक ने साबित कर दिया है कि हम हमलों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो और ज़्यादा सर्जिकल स्ट्राइक होंगे। वो गोवा के धारबंदोर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक एक महत्वपूर्ण कदम था। हमने संदेश दिया कि कोई भी भारत की सीमाओं को बाधित नहीं कर सकता है। बातचीत का समय था, लेकिन अब जवाब देने का समय आ गया है। भारत ने उरी, पठानकोट और गुरदासपुर में आतंकवादी हमलों के जवाब में सितंबर 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस दौरान पाकिस्तान में कई आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया गया। उरी हमले के 11 दिन बाद 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इसके अलावा साल 2019 में भी भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इसमें जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों पर बम बरसाए गए थे, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी ढेर हो गए थे। भारत ने यह स्ट्राइक जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि सत्तारूढ़ बीजेपी अगले साल फरवरी में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीतेगी और राज्य में एक बार फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि गोवा और केंद्र में बीजेपी सरकारों के डबल इंजन से राज्य के विकास में मदद मिलेगी। एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन पर निर्भर राज्य में 15 नवंबर से चार्टर्ड उड़ानें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। पीएम मोदी और डोभाल के बीच हुई हाई लेवल की बैठक। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों आतंकी वारदातों में तेजी देखी गई है। आतंकवादियों ने नई तकनीक पर काम करते हुए कुछ ही दिनों के भीतर 7 आम नागरिकों की हत्या कर डाली है, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश से लेकर नई दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। इन आतंकी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का भी रोल सामने आया है। इस बीच नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच हाई लेवल की बैठक हो रही है। कश्मीर मुद्दे को लेकर चल रही बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी और अजीत डोभाल के बीच ये बैठक कश्मीर और उसके बॉर्डर वाले इलाकों के मुद्दे पर हो रही है। इसमें डोभाल पीएम मोदी को इससे संबंधित जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि बैठक में क्या क्या बातचीत हुई है, इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मालूम हो कि आतंकवाद के मुद्दे पर हाल ही में गृह मंत्रालय में भी एक अहम बैठक हुई थी। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया गया है। आतंकी वारदातों की बढ़ोतरी के बाद सेना ने घाटी में ऑल आउट अभियान को और तेज कर दिया है। महज 24 घंटे के भीतर ही सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों को मार गिराया और इनमें से कुछ ऐसे आतंकी भी शामिल थे जिन्होंने हाल ही में आम नागरिकों की हत्या करने में भी शामिल रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, ताबड़तोड़ ऑल आउट ऑपरेशन में जुट गई है भारत की सेना और इसी बीच कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की हो रही है तैयारी। पीएम मोदी और डोभाल के बीच हुई है हाई लेवल बैठक। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ताइवान के नज़दीक 3 एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है चीन। कहीं हमले की फाइनल तैयारी तो नहीं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चीन और ताइवान भी भिड़ने को तैयार हैं और चीन ने ताइवान के पास मौजूद अपने 3 एयरबेस को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। दोनों देशों में जारी तनाव और शी जिनपिंग के बयान के बाद अब ये लगने लगा है कि चीन कहीं सही में ताइवान पर हमला ना कर दे।
ताइवान के ठीक सामने चीन की मुख्य भूमि पर मौजूद इन तीनों एयरबेस को अपग्रेड करने का काम कोरोना महामारी के बीच 2020 में शुरू किया गया था। उस समय पूरी दुनिया अपने अपने देश के लोगों को कोरोना से बचाने में व्यस्त थी और चीन अलग ही चाल चल रहा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर लगेगा अंकुश, सेना ने एलएसी तक बना दी है सुरंग। जी हाँ दोस्तों, ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल की खुदाई का काम पूरा हो गया है। ये टनल सामरिक तौर पर काफ़ी अहम है क्योंकि इससे भारतीय सेना को हर मौसम में एलएसी तक पहुंचने और ज़रूरी साजो सामान पहुंचाने में आसानी होगी, साथ ही वक्त की भी बचत होगी। अरुणाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले ही चीनी सैनिक एलएसी पार कर भारतीय इलाके में घुस गए थे और उनकी भारतीय सैनिकों के साथ झड़प भी हुई थी। चीन की जहां एलएसी तक अच्छी रोड पहले से है, वहीं अब भारत भी बॉर्डर पर तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का काम कर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, सेला दर्रा 317 किलोमीटर लंबे वालीपारा चाहरद्वार तवांग सड़क पर है और ये 13,800 फीट ऊंचाई पर है। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग, पूर्वी कामेंग और तवांग जिले को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले हफ्ते एक मंच पर हो सकते हैं तालिबान और भारत। रूस में होनी है बैठक। जी हाँ दोस्तों, रूस में 20 अक्टूबर को रूस में होने जा रही एक बैठक में भारत और तालिबान एक मंच पर साथ हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि भारत अगले सप्ताह रूस में तालिबान से जुड़ी एक बैठक में हिस्सा लेगा। रूस ने बताया है कि अफगानिस्तान पर होने वाली बैठक में तालिबान के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा और इसी बैठक में भारत के अधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें, तालिबान के अगस्त के महीने में काबुल की सत्ता पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान में मॉस्को वार्ता का ये पहला संस्करण होगा। बैठक में तालिबान और भारत दोनों के प्रतिनिधियों का शामिल होना करीब करीब तय माना जा रहा है। भारत बैठक में जाने की पुष्टि कर चुका है, वहीं तालिबान को रूस ने बैठक में आमंत्रित किया है। अगर ऐसा होता है तो काबुल पर कब्जे के बाद भारत पहली बार तालिबान के साथ किसी मंच पर साथ होगा। वहीं आपको बता दें, रूस, तालिबान और भारत के अलावा मॉस्को वार्ता में चीन, पाकिस्तान और ईरान भी शामिल है। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार मॉस्को अफगानिस्तान में दाएश आईएसआईएस की गतिविधियों से चिंतित है। वार्ता के मॉस्को प्रारूप में अफगानिस्तान में आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरुणाचल पर चीन ने दिखाई आंख, विशेषज्ञ बोले भारत से उलझना है ड्रैगन की सबसे बड़ी भूल। जी हाँ दोस्तों, विस्तारवादी चीन अवैध तरीके से पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने में व्यस्त रहता है और उसके ये मंसूबे भारतीय सेना के आगे फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए वो सीमावर्ती इलाकों में गांव और सैन्य शहर जैसे प्रोजेक्ट्स का निर्माण करता है। अब चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश पर नज़र गड़ाए बैठा है। पूर्वी लद्दाख में पहले ही दोनों देशों की सेनाएं अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं। 13वें दौर की बातचीत के बाद भी चीन पीछे हटने से इनकार कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि भारत से सीमा विवादों में उलझना चीन की सबसे बड़ी भूल है। ताज़ा विवाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अरुणाचल प्रदेश के दौरे को लेकर हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिण तिब्बत कहता है, जबकि ये भारत का हिस्सा है। चीन में अरुणाचल प्रदेश को जंगनांग कहा जाता है। वेंकैया नायडू के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन ने आपत्ति जताई है। चीनी विदेश मंत्री झाओ लिजियान के हवाले से चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है और भारत के उपराष्ट्रपति की हालिया यात्रा का कड़ा विरोध करता है। दोस्तों, चीन जो भारत से उलझ रहा है, ऐसा करके वो बड़ी भूल कर रहा है, ये विशेषज्ञों का मानना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंदू मंदिरों पर हमले के बाद बांग्लादेश में भड़के दंगे, भारत सरकार का इसको लेकर आया बयान। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने कई जगह पर दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की है। कई मूर्तियों को तोड़ा गया और पथराव हुआ है। अल्पसंख्यक हिंदुओं को चोटें भी आई हैं। इसके बाद देश के कई जिलों में हालात तनावपूर्ण हैं। दंगे भड़कने से 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और इस घटना पर भारत सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है। भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वो बांग्लादेश में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान घटी कुछ अप्रिय घटनाओं के मद्देनज़र पड़ोसी देश की सरकार के साथ संपर्क में है।
सरकार की ओर से कहा गया है कि बांग्लादेश की सरकार ने इन घटनाओं को लेकर त्वरित कार्रवाई की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ हमले हुए हैं, ये हमारी नज़र में है, हमें इसकी जानकारी है, इस बारे में हम बांग्लादेश सरकार के साथ संपर्क में हैं। प्रवक्ता ने कहा कि हमने देखा है कि बांग्लादेश की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है, उनकी पुलिस को लगाया है, सुरक्षा कदम उठाए हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जा रहा है और इसे वहां की सरकार और लोगों के सहयोग से मनाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूत। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।